हेलो गाइस, दिस इज़ नितिन ढींगरा और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। और इस चैप्टर को रशियन रेवोल्यूशन या फिर सोशलिज्म के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर को बहुत इस तरीके से कराया जा रहा है कि आपको 20-25 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिले, पूरा चैप्टर आपको समझ आए। पेपर से पहले आप इसकी समरी लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं, मैं 1 मिनट साइड में हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं पढ़ाते पढ़ाते साइड में हो जाऊँगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कि रशिया में क्या हो रहा था। रशिया में एक राजा था। राजा जब होता है तो उसे बोलते हैं मोनार्की, और उससे पीपल बहुत ज़्यादा तंग हो रखे थे। ठीक है, इस तंग की वजह से वहाँ पे लोग जो थे उनमें 3 तरह की सोसाइटीज़ बन गई, 3 तरह के लोग बन गए। 3 तरह के लोग कौन कौन से थे? लिबरल थे, रेडिकल थे, कंजर्वेटिव थे। जो लिबरल और रेडिकल हैं ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? ये दोनों चाहते हैं कि सोसाइटी में चेंज आए। लिबरल तो जो भी चेंज आए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। रेडिकल्स वो लोग होते हैं जो क्रांतिकारी होते हैं, ठीक है, जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं। वो देखते हैं कि हाँ ये चेंज चाहिए, ये चेंज आ रहा है, ये ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर ठीक है तो अच्छा है, अगर ठीक नहीं है तो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं। लिबरल बिल्कुल खुले विचारों वाले हैं, एकदम ओपन थॉट्स के हैं, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे। तीसरे हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव है राजा के प्यारे, जो चाहते हैं कि हमेशा राजा बना रहे और पिछली चीज़ों से जुड़े रहना चाहते हैं। तो 3 तरह की सोसाइटीज़ रहेंगी और इन दोनों को ध्यान रखना, लिबरल और रेडिकल को। ये दोनों रशियन रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। फिर क्या होता है, रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है, इंडस्ट्रीज़ आती हैं। तो जब जब इंडस्ट्रीज़ आती हैं तो वहाँ पे वर्कर्स काम करने के लिए जाते हैं। तब इनिशियली जब वर्कर्स काम करने के लिए जाते हैं तो उनको वहाँ पे अपने घरों को छोड़ करके शहरों में जाना पड़ता है। तो शहरों में वो एक ही जगह पे रहने लग जाते हैं। उस जगह में बहुत ही गरीबी, बहुत ही गंदगी आ जाती है। उस एरियाज़ को हम बोलते हैं स्लम्स। तो स्लम्स में बहुत सारा कुछ, बहुत तरह के लोग रहते हैं। वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें अच्छी नहीं है, रहने की चीज़ें अच्छी नहीं है, वहाँ पे सफाई वगैरह नहीं है, तो बीमारी फैलने का खतरा रहता है स्लम्स वगैरह में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो आती है तो वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें वेजेस कम मिलती हैं, पैसे कम मिलते हैं। ठीक है, बट इनके जो लेबर रहेंगी ये आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती रहेंगी, और इस सपोर्ट की ही वजह से क्या है, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर इस चैप्टर का जो मेन थीम है उसका नाम है सोशलिज्म। सोशलिज्म को हिंदी में बोलते हैं समाजवाद। समाजवाद या सोशलिज्म क्या होता है? इसके अंदर सोसाइटी के हर एक बंदे को, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो लिबरल है, रेडिकल है, कंजर्वेटिव, जो भी है, वट एवर ही इज, ठीक है, जो भी वो है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो आगे से आगे काम करे। मतलब जैसे कि कोई राजा है तो उसका बच्चा राजा बनेगा, ऐसा सोशलिज्म में नहीं होता है बिल्कुल भी। अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से जो मर्जी आप बन सकते हो। तो सोशलिज्म क्या था? इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ये सोसाइटी में नया नया चेंज आ रहा था। वो चाह रहे थे, लोग चाह रहे थे कि सोशलिज्म आए। ठीक है, जो कंजर्वेटिव्स थे, जो बहुत अमीर बंदे थे, जो राजा के बहुत क्लोज थे, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। ठीक है, जैसे किसी बंदे की फैक्ट्री होती है, उसके अंदर वो तो पैसे कमाता है करोड़ों के हिसाब से, पर जो लेबर होती है उनको वो देता है 2-4 हज़ार 5 हज़ार की सैलरी। तो सोशलिज्म में क्या लोग चाह रहे थे कि जो अमीर आदमी है, जो इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, वो प्रॉफिट वो अकेला ना कमाए, वो सब जो वर्कर्स हैं, उसके लेबर हैं, उन सब में डिस्ट्रीब्यूट करे। दिस इज सोशलिज्म। तो सोशलिज्म की शुरुआत करने वाली कंट्री कौन सी है? रशिया। रशिया के अंदर सोशलिज्म आएगा। तो जैसे जैसे ये सोशलिज्म आ रहा था तो उस टाइम पे कुछ जो बंदे थे जो पढ़े लिखे थे, जैसे कि लुइस ब्लैंक, कार्ल मार्क्स और भी बहुत सारे बंदे, इन्होंने अपनी थ्योरीज दी कि सोशलिज्म किस तरीके से चलना चाहिए। उसमें से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है लुइस ब्लैंक। लुइस ब्लैंक कौन सा कंसेप्ट देते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि शेयरिंग प्रॉफिट, यानी कि बहुत सारे किसान हैं, ठीक है, जो बहुत सारे किसान हैं वो इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, अपनी प्रोडक्शन इकट्ठी करें, अपना खेत को बहुत ज़्यादा बड़ा साइज कर लें। जब बहुत बड़ा खेत हो जाएगा, उस खेत के अंदर से जो प्रोडक्शन होगा वो बेचें, और बेचने के बाद जो प्रॉफिट आए उसको सब बराबरी से बांट लें। वैसे ही जो बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, उसको भी उन सब में, वर्कर्स में, प्रॉफिट को बांट देना चाहिए। ये कौन कह रहे थे? लुइस ब्लैंक कह रहे थे। और ये सोशलिज्म के सपोर्टर थे, जो सोशलिज्म को लेकर के कुछ कुछ अपने व्यूज़ दे रहे थे, अपने लॉज बना रहे थे। स्टूडेंट्स थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा ताकि जल्दी से चैप्टर फिनिश हो। ठीक है, रशिया फर्स्ट कंट्री है जहां पे सोशलिज्म आ जाएगा। फिर क्या होता है कि रशिया का जो राजा है, जब रशियन रेवोल्यूशन चल रहा है, उसका नाम है जार निकोलस II। तो जार निकोलस II जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। अच्छा, रशिया में कितनी तरह के रिलीजन थे? रिलीजन देखिए, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, रशियन ऑर्थोडॉक्स और क्रिश्चियन। ठीक है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे थे रशियन ऑर्थोडॉक्स थे। ओके, फिर क्या है, वहाँ पे जो रशिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी, जो फैक्ट्रीज थी, सिर्फ 2 ही
शहरों में थी। इतना बड़ा रशिया पर 2 ही शहरों में फैक्ट्रीज, वो कौन से थे? मॉस्को और पीटर्सबर्ग। इसके अलावा सारे के सारे लोग अपने गांव में रहते थे और मैक्सिमम खेती करते थे। अब क्योंकि इन 2 शहरों में इंडस्ट्रीज थी तो क्या हुआ, 1890 में इसकी शुरुआत हुई। 1890s के पास आते आते जो है रशिया में थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई, रेलवेज बनी, बहुत सारे कुछ चीज़ें बनने लगी। और 1890 से शुरू होकर के 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस टाइम पे रशिया में जो बहुत सारी फीमेल्स थी वो भी इंडस्ट्रीज में वर्क कर रही थी। तो कितनी फीमेल्स वर्क कर रही थी? 31% ऑफ फीमेल्स वर वर्किंग। पर फीमेल तो वर्क कर रही थी पर उन्हें सैलरीज बहुत ही कम मिलती थी। वेजेस के नाम पे उन्हें बहुत ही कम कुछ मिल रहा था, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिल पा रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात थी आपके शहरों में। शहरों में क्या हो रहा था? इंडस्ट्रीज आ गई हैं मॉस्को और पीटर्सबर्ग में। अब रूरल रशिया में क्या हो रहा है? रूरल रशिया देखोगे तो 85% जो था एग्रीकल्चर था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो हाँ, तो 85% जो है एग्रीकल्चर रशिया में हो रखा था। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे बहुत ही 2 शहरों में, मॉस्को और पीटर्सबर्ग में ही इंडस्ट्री थी, इसके अलावा कहीं भी इंडस्ट्री थी ही नहीं। लेस लैंड थी, लोगों के पास ज़मीन कम थी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जो ज़मीन थी वो किसके पास थी? चर्च के पास थी, या चर्च के नोबल्स के पास थी, जो राजा के थे। यानी कि ये हो गए फादर वगैरह, ये हो गए नोबल्स। कौन है? राजा या राजा का परिवार, इन्हीं के पास सारी ज़मीन है, लोगों के पास ज़मीन नहीं है। सो फार्मर्स वहाँ पे क्या करते थे? अपना प्रोडक्शन, जो भी 10 खेत थे, 10 खेतों को जोड़ करके टोटल प्रोडक्शन जो भी हुआ, टोटल जो भी गेहूँ चावल जो भी पैदा हुआ, उसको इकट्ठे करके बेचते थे। फिर जो भी प्रॉफिट आता था उसे शेयर करते थे। तो वो क्या करते थे? पूलिंग द प्रॉफिट को पूल करते थे। अब एक बात और बता देता हूं आपको, रशियन रेवोल्यूशन से पहले रशिया के राजा ने किसी भी पार्टी को, किसी भी यूनियन को बनाना अलाउड नहीं किया था। बट फिर भी 2 तरह की पार्टीज बनी हुई थी। 1898 में एक पार्टी बनी जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1890 में वहाँ इंडस्ट्री आई। 1898 में वर्कर्स के लिए पार्टी बन गई रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। और 1900 में 2 साल के बाद एक और पार्टी बनी, ये तो वर्कर्स के लिए पार्टी थी। मैक्सिमम लोग तो एग्रीकल्चर कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर करने वालों के लिए कौन सी पार्टी थी? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, ये फार्मर्स के लिए थी। अब स्टूडेंट्स याद रखना, जो ये वर्कर्स वाली पार्टी है, ये वर्कर्स वाली पार्टी शहरों में है और ये है गाँवों के लिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। जो ये वर्कर्स वाली पार्टी है, इसमें काम करते करते 2 तरह के लोग बंट गए। एक थे बोल्शेविक, एक थे मेंशेविक। बोल्शेविक का लीडर था लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, और जो मेंशेविक थे उनका लीडर था जूलियस मार्टोव। बोल्शेविक और मेंशेविक के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बोल्शेविक क्या करते थे? बोल्शेविक जो लेनिन वाले लोग हैं, जिसका लीडर लेनिन है, वो चाहते थे कि हमारी पार्टी में सिर्फ पढ़े लिखे अच्छे अच्छे अमीर आदमी आए। ठीक है, और वो डिसिप्लिन्ड रहना चाहते थे, बिल्कुल थोड़े लोगों के साथ ही काम करने वाले थे। और मेंशेविक जो थे ओपन टू ऑल, जो मर्जी आओ हमारी पार्टी से जुड़ो। ओके, अब क्या हुआ कि जो ज़ार निकोलस II था, रशिया का जो राजा था, और सामने उसके आप देखोगे, अगर मैप देखोगे तो रशिया और इधर है यहाँ पे जापान। ठीक है, रशिया और जापान के बीच में कोरिया आता है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को आप देखना, और उसके साथ वाले रीजन को बोलते हैं मंचूरिया रीजन। तो रशिया और जापान लड़ रहे थे कोरिया के लिए और मंचूरिया के लिए। ठीक है, जापान रशिया को पहले भी हरा चुका था, पर ज़ार निकोलस II था कि मानता ही नहीं था, वो लड़ाई पे लड़ाई करने जा रहा था बार बार। अब बार बार अगर आप लड़ाई करते रहोगे तो देश की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, पैसे चले जाएंगे तो भूखमरी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। यही हुआ रशिया में। तो रशिया में क्या हुआ, बार बार वॉर कर रहा था, हार रहा था, तो इकोनॉमी डाउन आ गई, प्राइसेस बढ़ गए। वर्कर्स क्या कह रहे थे कि हमें पैसे चाहिए, हमारे पास काम करने के लिए, हमें फैक्ट्री में काम करने दो। फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, लड़ाई शुरू हो रखी है, फैक्ट्रीज बंद हो रखी हैं, क्योंकि मैक्सिमम राजा का फोकस कहाँ है? वॉर की तरफ। तो इसलिए वर्कर्स को काम पे जाने नहीं दिया जा रहा, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, वर्कर्स के पास पैसे नहीं है, ऊपर से महंगाई बढ़ती जा रही है। तो वर्कर्स कह रहे हैं कि अच्छी कंडीशंस दो, हमें काम करने के लिए कंडीशन दो, लड़ाई मत करो। पर राजा नहीं मान रहा। अब क्या होगा? ठीक है, फादर गैपोन थे एक, ठीक है, वो अपने साथ कुछ 300-400 लोगों को लेकर के विंटर पैलेस, जो कि राजा का पैलेस है, वहाँ पे चले गए। विंटर पैलेस में जब राजा के पास वो गए तो राजा को डिमांड करने लगे कि यार वर्कर्स की कंडीशन ख़राब है, कुछ सोचो हमारे बारे में। स्ट्राइक करने लगे, नारे लगाने लगे। पर राजा ने क्या किया? अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया, जाओ और इन पे फायर कर दो। राजा के सैनिकों ने फायर किया, और फायर करने के बाद 100 लोग मर गए और 300 लोग हो गए घायल, जिससे कि इस बुरे दिन को, इतना बुरा दिन सिर्फ डिमांड करने के लिए गए थे, इस दिन को बोलते हैं ब्लडी संडे। क्या बोलते हैं इसको? ब्लडी संडे।
ब्लडी संडे जैसा ही होगा। राजा ने लोगों के ऊपर अटैक किया तो लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स करी, लोगों ने अपने ग्रुप बनाए, छोटी छोटी पार्टीज बनानी शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया राजा के ऊपर। राजा को लोगों ने कहा कि भाई हमें अब क्या चाहिए, हमें चाहिए कि आप अपना कोई भी डिसीज़न ना लो, जो भी डिसीज़न ले हमारी चॉइस से लेना चाहिए आपको। तो राजा हो गया एग्री। तो राजा जब एग्री हुआ तो राजा ने कहा ठीक है, आप एक पार्लियामेंट बनाओ, एक असेंबली बनाओ, जिसके लिए लोग डिमांड कर रहे थे। फिर उस असेंबली बनाने के बाद फिर आगे हम क्या पढ़ते हैं, देखिए अब आगे बताता हूं आपको। फिर राजा जब प्रेशर में आ गया तो राजा ने प्रेशर में आकर के लोगों की बात मान ली और बनाने के लिए बात कही कि ठीक है पार्लियामेंट बन जाएगी। और उस पार्लियामेंट का नाम क्या रखा स्टूडेंट्स? उस पार्लियामेंट का नाम रखा ड्यूमा। ड्यूमा उस पार्लियामेंट का नाम है जो लोगों ने राजा के ऊपर प्रेशर बना करके बना दिया। तो ड्यूमा बन गई, पर राजा बहुत चालाक था, राजा ने 75 डेज के अंदर ही ड्यूमा को कैंसिल कर दिया। फिर लोगों ने फिर से प्रेशर राजा के ऊपर क्रिएट किया कि राजा तुम ऐसे मत करो। राजा ने फिर से सेकेंड ड्यूमा बनाई, उसको भी डिसमिस कर दिया। फिर राजा ने अपने आप ही थर्ड ड्यूमा बनाई और उस ड्यूमा में किन को रखा? कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव कौन थे? राजा के अपने प्यारे दोस्त, उनको थर्ड ड्यूमा बना करके उसके अंदर डाल दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद क्या हुआ? 1914 आ गया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। किस किस के बीच में हो रहा था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एक साइड पे थे और फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन दूसरी साइड पे थे। वर्ल्ड वॉर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन इन सब ने पूरे वर्ल्ड को एक्वायर कर रखा था, पूरी कॉलोनीज बना रखी थी। ठीक है, तो पीपल्स जो रशिया के लोग थे, रशिया भी उसमें वॉर में उतर चुका है। पहले कंडीशन ख़राब है, इकोनॉमिक्स तो अच्छी है नहीं है, ठीक है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो फिर भी रशिया जो है वॉर में जा रहा है। लोग मना कर रहे हैं कि राजा कि तुम वॉर में मत जाओ, ना तो तुम ड्यूमा की बात मानते हो, कोई बात तो तुम मानते नहीं हो किसी की भी। तो राजा को क्यों लोग कह रहे थे कि आप वॉर में मत जाओ? देखो, एक तो राजा ने ड्यूमा को कैंसिल किया, ऊपर बनाई ड्यूमा कैंसिल की। दूसरा, राजा का जो एडवाइज़र है उसका नाम था राजपुतीन। इतना ही बेकार एडवाइज़र, लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो एडवाइसर। ठीक है, एक तो मतलब जो भी एडवाइस देता था रशिया के लिए उल्टी साबित होती थी, इसलिए राजपुतीन भी पसंद नहीं है लोगों को। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो जार है उसकी पत्नी जर्मनी से है, तो लोग कह रहे हैं भाई जर्मनी तो तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा है, तुम लड़ोगे कैसे उससे? तुम्हारा तो ससुराल है, नहीं लड़ पाएगा राजा। ठीक है, तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि लड़ाई मत करो प्लीज। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ? 7 मिलियन लोग मर गए। कब तक? 1917 जब तक आया ना, 1917 तक 7 मिलियन लोग मर गए। अच्छा, 3 मिलियन लोगों के घर खो गए, भाई घर से ही उनको दूसरी आर्मी आएगी घरों से भगा दिया। क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, फॉरेन आर्मी अंदर घुसती जा रही है रशिया के और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करती जा रही है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फूड हो रहा है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। क्यों बंद हो रही हैं भाई फैक्ट्रीज? क्योंकि राजा का फोकस तो लड़ाई की तरफ है, और जो फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज के वर्कर अपने आप को सेफ समझते नहीं है, फैक्ट्री के मालिक सोचते हैं कि दूसरी कंट्री वाले आके अटैक करेंगे। तो ये सब कंडीशन की वजह से फैक्ट्रीज भी बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रखी हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए, एक रिवर है रशिया के अंदर, उसका नाम है नीवा, वो पेट्रोग्राड से होकर के गुजरती है। तो ये जो रिवर जा रही है नीवा, नीवा के लेफ्ट साइड में तो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री के वर्कर हैं, सारे के सारे वहाँ पे हैं। ठीक है, वर्कर यहीं पे हैं, यहीं से फैक्ट्री में जाके काम करते हैं। नीवा के राइट साइड में, रिवर के राइट साइड में है राजा का पैलेस, विंटर पैलेस, और ड्यूमा जो कि राजा ने बनाई थी पार्लियामेंट छोटी मोटी, वो इधर है। अब जो वर्कर्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इतने लोग मर गए हैं, इतनी भूखमरी है, इतनी गरीबी है, सब कुछ होने के कारण लोग जो है ना इस लेफ्ट साइड से क्रॉस करेंगे नीवा रिवर को और राइट साइड में आ जाएंगे, राजा के पैलेस के पास जाएंगे। ठीक है, 1917 फरवरी का दिन चल रहे हैं, राजा के पास जाने के लिए ठीक है लोगों ने नदी को पार किया नीवा को और राजा के पास चले गए अपने डिमांड्स को लेकर के कि यार भूखमरी हो रही है, कुछ हमारी हेल्प कर दो। राजा ने कर्फ्यू लगा दिया, राजा ने कहा कि भाग जाओ यहां से नहीं तो अरेस्ट कर लूंगा। लोग वापस आ गए, पर फिर से 24 से 25 फरवरी को लोग फिर से नीवा क्रॉस करके आएंगे और राजा के पास चले जाएंगे। राजा अपनी कैवलरी उतार देगा और कहेगा जाओ अटैक करो, पर राजा की कैवलरी जो है, राजा के जो सैनिक है वो मना कर देंगे कि हम नहीं करेंगे। राजा डर जाएगा। ठीक है, अब राजा डर गया, राजा ने जो ये थर्ड ड्यूमा बना रखी थी ना 25 फरवरी को ही वो कैंसिल कर दी कि अब मैं डिसीजन खुद लूंगा, क्यों मैं किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाऊं। फिर जब राजा ने ड्यूमा कैंसिल करी तो ड्यूमा के जो पार्लियामेंटेरियन थे, जो ये कंजर्वेटिव्स थे, जो राजा की बात सुन रहे थे, राजा के साथ थे, वो भी राजा के अगेंस्ट हो गए। ठीक है, राजा की आर्मी तो राजा के अगेंस्ट हो ही गई थी, राजा ने बोला अटैक करो और उन्होंने अटैक
नहीं किया। तो भाई आर्मी भी अगेंस्ट है और सामने से वर्कर भी आ रखे हैं, पार्लियामेंटेरियन भी अगेंस्ट हो गए हैं। तो कुछ कुछ वर्कर्स जो कि स्ट्राइक करने आए थे और जो सोल्जर्स जिन्होंने राजा की बात नहीं मानी थी, दोनों ने मिलकर के कंबाइन होकर के पेट्रोग्राड सोवियत को बनाया। तो पेट्रोग्राड सोवियत क्या था? वर्कर्स प्लस जो आर्मी थी राजा की, उन दोनों ने मिलकर के पेट्रोग्राड सोवियत बनाया। अब क्या हुआ कि कुछ मिलिट्री के ऑफिसर जो अभी भी राजा को सपोर्ट कर रहे थे, राजा के पास गए कि सर अभी सिचुएशन ख़राब है, लोग आपके ऊपर अटैक कर देंगे, मिलिट्री भी उनके साथ मिल चुकी है, तो आप प्लीज़ रिज़ाइन कर दो। तो 2 मार्च 1917 को राजा ने रिज़ाइन कर दिया। देखो कितना फास्ट हुआ, 24-25 फरवरी को राजा अटैक करने के लिए बोल रहा है और अपना 2 मार्च को राजा रिज़ाइन कर चुका है। फिर ये जो पेट्रोग्राड सोवियत थी, इसके साथ जो ड्यूमा के कुछ कंजर्वेटिव्स थे, ये तीनों मिल गए। अब इन्होंने मिलकर के बनाया प्रोविजनल गवर्नमेंट। कौन सा? प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है, राइट। अब जैसी ही प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई है, ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं साइड में, अब आगे बढ़ते हैं। जो बोल्शेविक का लीडर है लेनिन आता है और प्रोविजनल गवर्नमेंट को कहता है कि मेरी 3 डिमांड है। क्या डिमांड है? उन डिमांड को अप्रैल थीसिस कहते हैं। फर्स्ट डिमांड तो ये है कि जो लड़ाई चल रही है, रशिया लड़ाई में है, उसको बंद करो। दूसरी डिमांड ये है कि जो लैंड्स जो कि नोबल्स के पास थी, अब तो राजा रहा नहीं, तो उसको फार्मर्स को बांट दिया जाए। तीसरी मेरी डिमांड है, जो यहाँ पे बैंक है उनको सरकारी कर दो, नेशनलाइज कर दो, ताकि लोगों को सपोर्ट मिले। बट ये 3 जो डिमांड करी थी, इसने प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कुछ खास उसके ऊपर सोचा नहीं। तो राजा, तो ये भी एक तरह से, अब लेनिन को क्या लगा कि यार जैसे राजा था, राजा भी डिमांड नहीं सुनता था, राजा अपनी मर्जी से करता था, अब ये भी अपनी मर्जी करेंगे प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो लेनिन जो है ना अगेंस्ट हो गया प्रोविजनल गवर्नमेंट के, और लेनिन को सुनते थे बहुत ज़्यादा लोग, लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टीज बनाई, यूनियंस बनाई, और प्रेशर क्रिएट हो गया फिर से प्रोविजनल गवर्नमेंट के ऊपर। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आ चुका है, किसकी वजह से? लेनिन की वजह से। तो लेनिन सामने, प्रोविजनल गवर्नमेंट सामने, और दोनों में है लड़ाई। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करेगा लेनिन, ठीक है। तो लेनिन ने पूरी ट्राई कर ली कि अब तो इनके अगेंस्ट जाना ही जाना है, काम करना है, ठीक है। सो फिर क्या हुआ, ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, इन्होंने भी देख लिया कि लेनिन हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया, थोड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। कैसे? कोई सीक्रेट पुलिस बना दी, जो भी इनके अगेंस्ट बात करेगा उसको अरेस्ट कर लेते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करने लगे, और अरेस्ट करते 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 बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया इन्होंने। फिर लेनिन अपनी मीटिंगें करता रहा। 16 अक्टूबर को लेनिन ने मिलिट्री के लोगों के साथ मिलकर के, जो कि कुछ मिलिट्री के लोग थे, MRC बनाए, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, ताकि हम अगेंस्ट जा करके प्रोविजनल गवर्नमेंट के कोई स्ट्राइक कर सकें तगड़ी सी, और उसका लीडर बनाया ट्रोस्की को, ठीक है। अब लेनिन मीटिंग करता रहा, फिर फाइनली एक दिन आया 24 अक्टूबर का। 24 अक्टूबर को लेनिन ने, बोल्शेविक ने पूरे रशिया में स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। और उस स्ट्राइक के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट गिर गई, प्रोविजनल गवर्नमेंट वाले डर गए, भाग गए, जो भी समझना है वो समझ लो, ठीक है। और अब पावर में कौन आ गया? लेनिन जैसे ही थोड़ी सी पावर में आया, उसने जो अप्रैल थीसिस में अपनी बातें कही थी ना, वो तीनों की 3 पूरी कर ली। उसने कहा कि ठीक है, बैंकों को नेशनलाइज भी कर दिया, उसने लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों में, और वॉर को रुकवा भी दिया, ठीक है। और ये सब करने के साथ साथ बोल्शेविक लेनिन अपनी पार्टी का नाम भी चेंज कर दिया, और उस पार्टी का नाम क्या रखा? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब जैसे ही लेनिन पावर में आता है, तो लेनिन पावर में आने के बाद उसने अप्रैल थीसिस अप्लाई करवा दी। अप्रैल थीसिस अप्लाई करने के बाद नवंबर 1917 में लेनिन सोचता है कि अब मैं बिल्कुल इलेक्शन से भी पावर में आ जाऊंगा। तो वो क्या करता है, सबसे पहले इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर देता है कि अब हम इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो बट उसका ओवर कॉन्फिडेंस, या जो भी कहें, इलेक्शन में वो हार जाता है। तो जैसे ही वो इलेक्शन में हारता है, वो क्या करता है, जो असेंबली बना रखी थी उसको कैंसिल कर देता है, जो जर्मनी है उससे हाथ मिला लेता है, ठीक है। और पूरे रशिया में एक ही पार्टी रह जाती है, ठीक है। और सारे के सारे लोग जो है लेनिन के अगेंस्ट में आ जाते हैं। अब क्या होगा भाई, अब रशिया में ना सिविल वॉर होगा। कैसे? 3 लोग हैं, एक तो बोल्शेविक यानी कि लेनिन, नंबर 2 कंजर्वेटिव, राजा के प्यारे लोग, अभी तो 1920 ही तो चल रहा है, 1917 में तो राजा हटा है, 2, और नंबर 3 जो वर्कर्स, जो प्रोटेस्टेंट हैं, है ना, जो वर्कर वगैरह हैं, या फिर जो पीजेंट हैं, अब वो लेनिन के अगेंस्ट हो गए हैं कि लेनिन जो अपनी मर्जी चला रहा है। तो 3 हो गए हैं। तो तीनों के क्या क्या नाम है वो देखो जरा, रेड, ग्रीन और व्हाइट। रेड बोलते हैं बोल्शेविक्स को, ग्रीन बोलते हैं पीजेंट्स को और वर्कर को, और व्हाइट बोलते हैं व्हाइट कॉलर वाले कंजर्वेटिव को, राजा के फॉलोअर्स को, राजा के जो नोबल्स हैं।
तो ग्रीन, रेड, ग्रीन और वाइट तीनों में लड़ाई होगी, तीनों एक दूसरे को मारने के लिए रेडी रहेंगे, ये इसको मारेंगे, इसको मारेंगे, आपस में एक दूसरे को मारते रहेंगे और सिविल वॉर हो जाएगा। अब सिविल वॉर चलते चलते रेड जो हैं वो जीतेंगे, ठीक है, पर रेड के जीतने से पहले जो ग्रीन और वाइट है ना, पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, कंजर्वेटिव हैं, उनको साथ की जो कंट्रीज है ना वो सपोर्ट करेंगी। क्यों सपोर्ट करेंगी? क्योंकि ये जो सोशलिज्म है ये फैल रहा है। सोशलिज्म में क्या होता है, राजा हट जाता है और सबको बराबरी के राइट्स मिलते हैं। दूसरी कंट्रीज ये नहीं चाहती हैं, तो वह इन दोनों को सपोर्ट करेंगी। बट जितनी भी सपोर्ट मिलनी थी इनको मिल गई, ग्रीन और वाइट को। जीतेगा कौन? फिर से रेड, यानी बोल्शेविक जीत जाएंगे। और अब फाइनली जब रेड जीतेंगे तो लेनिन फुल पूरी की एकदम पावर से आ जाएगा। जनवरी 1920 में जब पूरी पावर से आएगा, अब लेनिन कहेगा भाई बहुत हो चुका, अब हट जाओ, अब देश के बारे में भी सोचने का टाइम आ गया, बहुत लड़ लिए, बहुत कब से लड़ते आ रहे हैं इतने सालों से। तो फिर वो क्या करेगा, सबसे पहले बनाएगा 5 ईयर प्लान। और 5 ईयर प्लान में क्या कहेगा, वो कहेगा कि जितनी भी चीज़ें हैं, पहले बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही थी, अब मुझे प्राइस फिक्स करने पड़ेंगे। वो क्या करेगा, सब चीज़ों के प्राइस को फिक्स कर देगा, उससे इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, है ना, हेल्थ कंडीशंस बढ़ेंगी, रोड्स बनेंगे, पूरी कंट्री की प्रोग्रेस होगी और कंट्री आगे बढ़ती चलेगी। बट सडनली क्या होगा, लेनिन जो है मर जाएगा। अब जैसे ही लेनिन मरेगा तो उसके बाद एक नया बंदा आएगा जो पावर में आएगा, बोल्शेविक का या रेड का नया बंदा आएगा, उस बंदे का नाम होगा स्टालिन। तो स्टालिन काम करना स्टार्ट करेगा। बट क्योंकि देखो यहाँ पे जब 5 ईयर प्लान लगा के गया था 1920 से 25 के लगभग तक अपना लेनिन, वो फिक्स कर गया था हर चीज़ों के प्राइस। जब सब चीज़ों के प्राइस फिक्स हो गए, दाल के प्राइस फिक्स हैं, इसके सब चीज़ों के, तो जो किसान है ना उन्होंने मेहनत करनी छोड़ दी। और किसानों के मेहनत करने की छोड़ने की वजह से जो प्रोडक्शन था वो घट गया। प्रोडक्शन घट गया तो ग्रेन्स, जो अनाज था वो भी घट गया। तो जब अनाज घट जाएगा तो फिर से भुखमरी बढ़ेगी और प्राइसेस फिर से बढ़ेंगे क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। अब स्टालिन पावर में आ गया तो स्टालिन ने देखा यार ग्रेन्स तो मार्केट में है ही नहीं है। तो स्टालिन ने क्या किया, क्योंकि ग्रेन डिक्रीज हो रखे हैं, उसको पता है कि ग्रेन्स नहीं है, तो उसने लगा दी एमरजेंसी। एमरजेंसी कैसे लगाई कि जिसके पास भी ग्रेन मिले उससे ग्रेन छीन लो। क्योंकि उन्होंने मतलब वो सोच रहा था कि लोगों ने ग्रेन को इकट्ठा किया है तो वो एकदम से निकालेंगे जब प्राइस बढ़ जाएंगे, तो प्राइस बढ़ने पे वो उस ग्रेन को बेच के फायदा कमाना चाहते हैं, ऐसा स्टालिन ने सोचा। तो स्टालिन ने जिस किसी के पास भी ग्रेन्स एक्स्ट्रा मिलते थे उठवा लेता था अपनी सरकारी गाड़ियों में और फिर लोगों में बंटवाता था, ठीक है। बट ये देख करके क्या हुआ कि लोगों को ना पूरा फोर्स किया जाता था इस चीज़ के लिए। तो जैसे अब एक नया वर्ड सीख लो आप, कुलक्स। कुलक्स कौन थे? जो रशिया के अंदर बहुत अमीर फार्मर थे ना, उनके ऊपर जो स्टालिन था वो रेड करवाता था, अपने फौजियों को, अपनी आर्मी को भेजता था, रेड होती थी, रेड की वजह से उनसे लूट लिया जाता था एक्स्ट्रा सारा सामान, जितना भी ग्रेन्स उन्होंने रखा हुआ था, ठीक है। तो अब स्टालिन ने एक नया प्लान लेकर के आया, स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्लान। ये वही प्लान है जो पहले भी आ चुका था। खेतों को जो अभी देखो लेनिन आया पावर में, लेनिन ने सब के सब खेत बंटवा दिए कि ये इस फार्मर का, ये इस फार्मर का, इस फार्मर का। स्टालिन क्या कर रहा है, स्टालिन कह रहा है जिसको खेत मिल गए थे अब खेत छोड़ो, खेतों को इकट्ठा करने का काम आ गया। अब ये खेत किसके हैं? सरकार के हैं। अब हम इसके ऊपर ग्रेन लगाएंगे, अनाज लगाएंगे और सब में बराबरी से बांटेंगे। तो अब पहले तो खेत लोगों के पास थे ही नहीं, राजा के पास थे। लेनिन ने राजा से निकलवा करके लोगों को दिए। स्टालिन क्या कर रहा है, लोगों से फिर से वापस ले रहा है। तो लोग तो अब नहीं देंगे भाई, अब लोगों के पास खेत आ गया तो लोग देना नहीं चाहते, तो इसलिए लोग अगेंस्ट हो जाएंगे। और फिर स्टालिन क्या करेगा, लोगों को अरेस्ट करेगा। इतना अरेस्ट करेगा, इतना अरेस्ट करेगा कि 1939 तक 2 मिलियन लोगों को अरेस्ट कर लेगा स्टालिन, बहुत ज़्यादा लोगों को। बट फिर भी क्या होगा, ग्रेन्स की तो प्रोडक्शन तब भी नहीं बढ़ पाएगी, ग्रेन्स नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। और 1930 से 33 के बीच में भूखमरी आएगी और इतने ज़्यादा हंगर होगा कि लोग मर जाएंगे। कितने? 4 मिलियन, यानी 40 लाख लोग मर जाएंगे भाई भूखमरी की वजह से, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। फिर एंड का टॉपिक बचता है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो ये सब कुछ जो चल रहा था उससे ग्लोबली क्या फर्क पड़ रहा था, पूरे वर्ल्ड में जो है सोशलिज्म फैल रहा था, सोशलिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी फैल रही थी, लोगों में बराबरी की चीज़ें कि हम सबको बराबरी के राइट्स मिलने चाहिए, ये सब कुछ आ रहे थे। तो क्या क्या हुआ ग्लोबली, तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये सब हर एक कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। जैसे ब्रिटेन में बनी लेबर पार्टी, इधर बनी कोई और, मतलब इंडिया में भी है कम्युनिस्ट पार्टी, अभी भी है, ठीक है। तो फ्लैग, इन्होंने अपना फ्लैग बनाया। फ्लैग में आप देखोगे तो एक ऐसे करके एक कोई हथियार छपा है, 2 हथियार कॉम्बिनेशन में छाप रखे हैं इन्होंने। जवाहरलाल नेहरू भी सपोर्ट करते थे सोशलिज्म को। और इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी करी थी 1920 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट। सो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत फास्ट कराया, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, आई होप कि
पूरा का पूरा चैप्टर समझ आया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।